गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फेडरलिज्म है। तो आपको पिछले चैप्टर में पावर शेयरिंग तो याद होगा, जो हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग। उसमें हमने वर्टिकल डिवीज़न के बारे में बात किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, यानी पावर को टॉप से बॉटम तक शेयर करने के लिए। फेडरलिज्म और कुछ नहीं, फेडरलिज्म मेनली कुछ नहीं है, बस उसका एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकली जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन है और स्ट्रक्चर मैनर में है, उसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, पावर शेयरिंग के बारे में, वर्टिकल डिवीज़न था उसमें, ठीक है, और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वन द फाउंडेशन अरेंजमेंट। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक रिलेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फेडरलिज्म जो है स्ट्रक्चर्ड है, मतलब प्रॉपर ही कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर्ड है। फेडरलिज्म मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। फेडरलिज्म का मीनिंग अगर देखें हम लोग तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल सोवरेन अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स। बोथ लेवल ऑफ गवर्नेंस फंक्शंस ऑटोनोमसली विद रेस्पेक्टिव स्पेयर एंड डायरेक्टली आंसरेबल टू सिटीजन। किसका आंसरेबल है? डायरेक्टली आंसरेबल टू सिटीजन। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग अगर देखें तो क्या है, फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पॉलिटिकल पावर को कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? पॉलिटिकल पावर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किया जाता है सेंट्रल सोवरेन अथॉरिटी एंड देश के बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टेट के बीच में, मतलब स्टेट के बीच में और दो सेंटर और स्टेट के बीच में, और दो सेंटर के बीच में, सेंटर के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में, ठीक है, पावर को डिवाइड किया जाता है। इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों लेवल का गवर्नमेंट अपने अपने स्पेयर में ऑटोनोमसली काम करते हैं और दोनों डायरेक्टली आपको यानी सिटीजन को आंसरेबल होते हैं, ठीक है। अब मेनली अगर देखें तो डायग्राम हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं फेडरल सिस्टम को बनाने के लिए, वो हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूनिटरी सिस्टम से कैसे अलग है। अगर दिखाना हो फेडरल सिस्टम तो हम लोग डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। डायग्राम क्या है कि फेडरल सिस्टम मतलब कि एक सिस्टम है जिसमें तीनों गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है और स्टेट के बीच में है, ठीक है। सेकंड हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल डिफरेंस फेडरल और यूनिटरी फ्रेमवर्क में क्या क्या डिफरेंस है फेडरल में और यूनिटरी में। फेडरल किसको बोलते हैं और यूनिटरी किसको बोलते हैं। पहला फेडरल में एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर को एग्जिस्टिंग टायर्स। टू और कोर एग्जिस्टिंग मतलब टायर्स मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्या है, टू और मोर कोएग्जिस्ट पावर सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सेकेंड पॉइंट क्या है, और इधर यूनिटरी में देखेंगे तो क्या है, ओनली सिंगल डोमिनेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट, मतलब एक ही सिंगल डोमिनेंट, मतलब कोई भी एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो कि पूरा कंट्री को रेगुलेट कर रही है। इफ ओनली स्ट्रक्चर सबऑर्डिनेट। सेकेंड पॉइंट है फेडरलिज्म का, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट आर्बिट्रेटली ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सिक्यूट स्पेसिफिक एक्शन आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। सेंट्रल क्या में नोट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है स्टेट को कि नहीं आपको इसी स्पेसिफिक एक्शन को मतलब कि स्पेसिफिक एक्शन को लेना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनली नल एंड वॉइड है या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। बट यूनिटरी सिस्टम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड सुप्रीम कमांड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर को पास कर सकती है। बट इसमें देखें अगर फेडरल में ऐसा नहीं है कि कुछ भी पास कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अपना अपना पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अपना डोमेन है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना डोमेन है,
दोनों अपने अपने डोमेन में वर्क करना है, एक दूसरे का डोमेन में एंट्री करके उसके स्पेसिफिक एक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे सेंट्रल जो है हाईएस्ट अथॉरिटी है। थर्ड पॉइंट दिया है फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट पोजेस डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड आर नॉट आंसरेबल टू सेंटर फॉर देयर रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए स्टेट कुछ भी कर सकती है, और उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है सेंटर का। अगर कोई स्टेट का अपना लॉ है, अपना लॉ मतलब वेलफेयर पीपल का वेलफेयर के लिए कोई न्यू लॉ बना सकती है, और ज़रूरी नहीं कि वो लॉ के लिए उनको स्टेट या मतलब उस स्टेट को सेंट्रल में उसके लिए आंसरेबल होना पड़े, ठीक है। बट यूनिटरी में क्या होता है कि सब यूनिट्स एक्सिक्यूट ए डिलेगेट पावर एंड कैन हैव देयर एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन अल्टर एंड डिसॉल्व यूनिटरी बाय सेंटर। बट अगर यूनिटरी में देखें तो यूनिटरी में अगर स्टेट या तो स्मॉल लेवल पे कोई लॉ बनेगा कोई स्पेसिफिक जगह के लिए, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको अथॉरिटी चाहिए ही चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पास करना ही चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परमिशन देना ही पड़ेगा, तभी वो लॉ एग्जिस्ट कर सकता है और आगे बढ़ भी सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे हम फेडरल सिस्टम का एग्जांपल अगर देखें तो इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है, यूएसए ही फेडरल कंट्री है। सेम वे में यूनिटरी देखें तो यूके है, जापान है, चाइना है। चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम, मतलब एक ही पार्टी हमेशा जीतता है, वही वाला है, ठीक है। अब इसको अगर सिंपल सा समझे तो क्या होगा, अब सिंपल से डिफरेंस समझेगा तो दोबारा रिकॉल कर देते हैं कि फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट के दो से ज़्यादा कोएग्जिस्ट टायर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। वहीं कि यूनिटरी सिस्टम में गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही डोमिनेंट लेवल होता है। अगर सब यूनिट्स होती है भी है तो वो कम्प्लीटली सेंटर से सबऑर्डिनेट होती है। सेकेंड पॉइंट में कंट्रोल का, फेडरल सेटअप में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड्रीज के बाहर जाकर अपने मनमाना ऑर्डर नहीं दे सकती है, स्टेट के पास आंसरेबल नहीं है। लेकिन यूनिटरी सेटअप में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कमांड होती है, वो जब चाहे लोकल अथॉरिटी को बाइंडिंग डायरेक्टिव्स या ऑर्डर इशू कर सकते हैं और उन सब यूनिट्स के अकेले ही चेंज या डिसॉल्व कर सकते हैं। अब इनके ग्लोबल एग्जांपल्स को देखिए। फेडरल सिस्टम क्या है, यूएसए, ठीक है, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम। दूसरी तरफ यूनाइटेड फ्रेमवर्क में ये है जापान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी फंक्शनल फेडरल लेआउट मतलब कि डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म का डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, एनी फंक्शनल फेडरल लेआउट, ठीक है, विदाउट डेजिग्नेट टू समझदारी स्ट्रक्चर मैंडेट्स। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है टू सेफगार्ड, प्रमोट एंड को सॉवरेनिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, फुल्ली अकोमोडेट रीजनल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। कोई भी फंक्शनल फेडरल लेआउट डबल ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है, ठीक है। फर्स्ट है टू सेफगार्ड द प्रमोट कोर सॉवरेनिटी ऑफ यूनिटी ऑफ द नेशन, देश की सॉवरेनिटी और यूनिटी को सेफगार्ड और प्रमोट करना, और इसका मतलब है देश का सॉवरेनिटी और यूनिटी को प्रमोट करना। सेकेंड है रीजनल, कल्चरल और डाइवर्सिटी को पूरी तरह से एकोमोडेट करना। डबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि देश की सॉवरेनिटी और एंड यूनिटी को प्रमोट करना। दूसरा क्या है, रीजनल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना और उसको प्रमोट करना। सेकेंड है की क्रूशल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंट्री सच में एक फेडरलिज्म है, या इसके लिए हम 7 प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर को चेक करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 7 प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर को इवेल्युएट करेंगे। फर्स्ट क्या है, मल्टीपल टायर्स। देश पर रूल करने के लिए, मतलब कि कोई भी कंट्री पर रूल करने के लिए गवर्नमेंट को 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, मतलब 2 या 2 से मोर, 2 या 2 से ज़्यादा तक क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, कोएग्जिस्टेंस जुरिडिक्शन।
Different tiers of government govern same pool citizen, but tiers possess a different jurisdiction regarding specific taxation and general administration. अलग 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 टायर एक सिटीजन को पूल पर गवर्न करते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में ही टायर की अपनी इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, मतलब एक्जिस्टेंस ऑफ पावर मैटर्स अथॉरिटी पीस टायर स्पेशली सिक्योर्ड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश यूके की तरह, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब इजीली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं जाना चाहिए, कुछ स्पेशल और जो तरीका वो उतना इजीली नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली अमेंड किया जा सके। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट रिक्वायर बायलैटरल मल्टीलेटरल कंसेंट बोथ लेवल से कुछ अमेंडमेंट करने के लिए इंडिया में स्टेट का भी रोल है। उसी तरह से सिंपल सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे रूल एंड लॉ को चेंज कर सके, अमेंड कर सके। थर्ड है, फिफ्थ है जुडिशियल आर्बिट्रेशन, कोर्ट्स रिटेन सुप्रीम पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट एम्पायर, मतलब सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकती है, मतलब ऐसा कोर्ट होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करे या उसके बारे में डिटेल बताएं। फाइनल ऑटोनॉमी किसके पास है, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड क्लियरली रिलाइंग टू इंश्योर रोबस्ट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सेवंथ है वायलेंस कोएशन, द सिस्टम इज डिजाइन टू स्ट्राइक इंस्टीट्यूशनल वायलेंस बिटवीन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ए कलेक्टिव एग्रीमेंट हाउ टू लिव टुगेदर। बैलेंस्ड कोएशन होना चाहिए जिसके बीच में इंस्टीट्यूशनल वायलेंस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट वो कलेक्टिव एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर।